कभी सोचा है कि प्यार भरे खत किसी की मौत का फरमान भी बन सकते हैं? आज हम मिर्जा अकबर बनाम एम्परर के केस को समझ रहे हैं। ये एक ऐसी कहानी है जो जुनून और साजिश से भरी है और जिसका फैसला कागज पर लिखी चंद लाइनों पर टिका था। जालिम का घर वीरान हो जाएगा। सुनने में तो एक धमकी लगती है, एक बद्दुआ, लेकिन ये सिर्फ शब्द नहीं थे। ये एक कत्ल की साजिश का दिल थे। और एक किसने, क्यों और किसके लिए लिखे, इसकी कहानी अब शुरू होती है। तो चलिए सबसे पहले इस कहानी के किरदारों से मिलते हैं, क्योंकि देखिए हर कानूनी मामले के पीछे ना एक इंसानी कहानी होती है। और ये कहानी पैशन की है, धोखे की है और आखिर में कत्ल की। इससे पहले कि हम कानून की किताबों में खो जाएं, आइए पहले उन लोगों को जानते हैं जिनके इर्द गिर्द ये पूरी ट्रेजेडी घिरी हुई है। तो यहाँ 4 लोग आते हैं, मिर्जा अकबर और एमएसटी मेहरताज़ा, 2 प्रेमी। फिर है अली असकर, मेहरताज़ा का शौहर और इस प्रेम कहानी का विलन कह सकते हैं। और आखिर में उमर शेर, वो आदमी जिसे अली असकर को रास्ते से हटाने का काम मिला था। इन चारों की किस्मत एक दूसरे से ऐसी उलझ गई थी कि इसका अंजाम खूनी होना था। अच्छा, इस केस में जो चीज़ सबसे अलग है वो ये है कि यहाँ कोई फॉरेंसिक एविडेंस था ही नहीं। मतलब कोई फिंगरप्रिंट्स नहीं, कोई चश्मदीद गवाह नहीं, कुछ नहीं। तो फिर सबूत क्या था? सबूत थे सिर्फ शब्द, सिर्फ 3 खत जो इन 2 प्रेमियों ने एक दूसरे को लिखे थे। और उन्हीं खतों में उन्होंने अपनी ख्वाहिशें, अपनी फ्रस्ट्रेशन और अपनी जानलेवा प्लानिंग सब कुछ लिख दिया था। ये मेहरताज़ा का पहला खत है। जरा इसकी भाषा देखिए, कितनी साफ है। वो मिर्जा अकबर के साथ एक नए भविष्य का सपना देख रही है, लेकिन उस सपने तक पहुंचने का रास्ता अपने शौहर अली असकर की मौत से होकर जाता है। वो साफ लिखती है, तुम्हें उस आदमी को ढूंढना होगा। यानी साजिश का बीज यहीं बोया जा रहा है। दूसरे खत में बेचैनी और बढ़ जाती है। एक पल भी बर्बाद मत करना, वो लिखती है। अब ये सिर्फ एक ख्वाहिश नहीं रही, ये एक डिमांड बन गई है। वो अब मिर्जा अकबर पर प्रेशर डाल रही है कि जल्दी करो, कुछ करो। और फिर मिर्जा अकबर का जवाब आता है। उसकी बेताबी इन शब्दों में साफ झलकती है। मैं जल रहा हूं, वो लिखता है। और फिर वही लाइन जो हमने बिल्कुल शुरू में सुनी थी, जालिम का घर वीरान हो जाएगा। यहां जालिम कौन है? साफ है, उसका शौहर अली असकर। तो बस साजिश पूरी तरह से कागज पर उतर चुकी थी। इसके बाद चीजें बहुत तेजी से आगे बढ़ती हैं। 23 अगस्त 1938 खतों में लिखी प्लानिंग अब हकीकत बन जाती है। अली असकर का कत्ल हो जाता है और उमर शेर, कातिल, लगभग रंगे हाथों पकड़ा जाता है। कुछ ही महीनों में मिर्जा अकबर को भी दोषी पाया जाता है और मौत की सजा सुना दी जाती है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। अब कहानी एक पैशन क्राइम से निकलकर कानून के दांव-पेच में जा फंसती है। मिर्जा अकबर अपील करता है और उसकी पूरी अपील 2 बहुत ही टेक्निकल लेकिन बेहद ज़रूरी कानूनी सवालों पर टिकी थी। ये वो सवाल थे जो उसकी ज़िंदगी और मौत का फैसला कर सकते थे। तो डिफेंस ने 2 बातें रखी। पहली कि जिस कोर्ट ने उसकी अपील सुनी वही अवैध थी, और दूसरी कि एक बहुत जरूरी सबूत जिसका इस्तेमाल उसके खिलाफ हुआ उसे कभी कोर्ट में पेश ही नहीं किया जाना चाहिए था। चलिए इन दोनों पॉइंट्स को एक एक करके आराम से समझते हैं। पहला सवाल सुनने में काफी सिंपल लगता है। क्या एक अकेला जज मौत की सजा की अपील सुन सकता है? लेकिन इसका जवाब कानून की एक बहुत ही बारीक सी लकीर पर टिका हुआ था। देखते हैं कि कानून कहता क्या है। तो नियम कुछ ऐसे थे। रूल 1, जो स्टैंडर्ड रूल है, वो कहता है कि मौत की सजा जैसे सीरियस मामलों के लिए कम से कम 2 जजों की बेंच होनी चाहिए। सिंपल। लेकिन फिर आता है रूल 3, जो एक एक्सेप्शन है। ये कहता है कि अगर किसी वजह से 2 जजों की बेंच बनाना प्रैक्टिकेबल नहीं है, यानी व्यावहारिक नहीं है, तो एक अकेला जज भी सुनवाई कर सकता है। और पूरा झगड़ा इसी एक फ्रेज पर था। व्यावहारिक नहीं का आखिर मतलब क्या है? तो हुआ ये कि उस दिन कोर्ट में 2 जज थे, आलमंड और सूफी। लेकिन जज सूफी इस मामले में पहले इन्वॉल्व्ड थे, इसलिए वो सुनवाई से अलग हो गए। तो बचे कौन? सिर्फ एक जज, जज आलमंड। अब डिफेंस का कहना था कि व्यावहारिक नहीं का ये मतलब थोड़ी है कि आप इंतजार ही ना करो। उन्हें केस को कुछ हफ्ते आगे बढ़ा देना चाहिए था, जब तक कोई दूसरा जज अवेलेबल ना हो जाता। लेकिन कोर्ट ने इस दलील को नहीं माना। उनका कहना था कि उस दिन यानी 10 जुलाई को बेंच बनाना प्रैक्टिकेबल नहीं था और केस को आगे बढ़ाना या न बढ़ाना ये जज के अपने विवेक पर निर्भर करता है। इसलिए जज एलमंड का सुनवाई जारी रखने का फैसला
सही माना गया। तो अपील का पहला ग्राउंड फेल हो गया। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर, जो एक सबूत के टुकड़े को लेकर था। और ये पॉइंट पहले वाले से कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स और इस केस के लिए कहीं ज्यादा जरूरी था। यहां एक बुनियादी कानूनी सवाल उठता है। मान लीजिए दो लोग मिलकर कोई क्राइम करते हैं, क्राइम हो जाता है, दोनों पकड़े जाते हैं। इसके बाद क्या एक साथी का बयान दूसरे साथी के खिलाफ सबूत बन सकता है? खासकर तब जब वो दूसरा आदमी वहां मौजूद भी ना हो जब बयान दिया जा रहा हो। इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 10 इस बारे में बिल्कुल साफ है। ये कहता है कि किसी साथी अपराधी का बयान दूसरे के खिलाफ तभी यूज हो सकता है जब वो साजिश के दौरान दिया गया हो, यानी जब प्लान अभी चल ही रहा हो और उस बयान का मकसद प्लान को आगे बढ़ाने में मदद करना हो। लॉजिक ये है कि जैसे ही क्राइम पूरा हो जाता है, साजिश भी खत्म हो जाती है। और इस केस में प्रॉब्लम यही थी। मेहर ताज़ा ने अपना बयान कब दिया? गिरफ्तारी के बाद, मजिस्ट्रेट के सामने। तब तक अली असकर का कत्ल हो चुका था, साजिश पूरी हो चुकी थी। उसका बयान साजिश को आगे बढ़ाने के लिए नहीं था, वो तो बस उसके बारे में बता रही थी जो हो चुका था। इस पॉइंट पर अपील कोर्ट डिफेंस के साथ अग्री कर गई। उन्होंने माना कि मेहर ताज़ा के बयान को मिर्जा अकबर के खिलाफ सबूत नहीं माना जा सकता, यानी निचली अदालत ने कानून को समझने में गलती की थी। ये डिफेंस के लिए एक बड़ी जीत थी। लेकिन क्या ये जीत उसकी सजा पलटने के लिए काफी थी? तो अब कोर्ट एक अजीब सी सिचुएशन में थी। उन्होंने खुद मान लिया था कि एक कानूनी गलती हुई है, एक सबूत जिसे यूज नहीं करना चाहिए था वो किया गया। तो अब वो क्या करेंगे? क्या मिर्जा अकबर को छोड़ देंगे? कोर्ट का जवाब इस एक लाइन में छिपा है। उन्होंने कहा, ठीक है, चलो मान लेते हैं कि मेहर ताज़ा का बयान कोर्ट में कभी आया ही नहीं, उसे पूरी तरह से हटा देते हैं। अब जो सबूत बचे हैं, क्या वो मिर्जा अकबर को दोषी साबित करने के लिए काफी है? और जब उन्होंने ऐसा किया तो उनके पास अभी भी काफी कुछ था। वो 3 खत जिनको झुटलाया नहीं जा सकता था। उन खतों में साफ साफ कत्ल की प्लानिंग थी, और कत्ल के ठीक बाद मिर्जा अकबर का वो अजीब सा बर्ताव जब उसने कातिल उमर शेर को बचाने की कोशिश की थी। और इसीलिए आखिरी फैसला आया। हाँ, एक प्रोसीजरल गलती जरूर हुई थी, लेकिन वो गलती इतनी बड़ी नहीं थी कि अंजाम बदल दे। बाकी के सबूत इतने मजबूत थे कि कोर्ट को मिर्जा अकबर के गुनाह पर कोई शक नहीं बचा। अपील खारिज कर दी गई और मौत की सजा बरकरार रखी गई। ये केस हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। हम जानते हैं कि कानूनी प्रोसीजर, नियम, कायदे बहुत जरूरी हैं ताकि किसी बेगुनाह को सजा ना मिले, लेकिन जब किसी का गुनाह इतना